हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग संगम काल के सेकंड सेशन को करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संगम काल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना और जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गया है उसे हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर हम लोगों का संगम काल कंप्लीट हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं इसके बाद एमसीक्यूज का भी सेशन लाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें छूट रहा है तो वो एमसीक्यूज में कवर हो जाएंगे। तो कल हम लोगों ने जो संगम काल के बारे में पढ़ा था उसे मैं रिकॉल करना चाहूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि संगम साहित्य किसे कहते हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में जो है दक्षिण भारत का सीक्वेंस से जो हमें इतिहास प्राप्त होता है, तो वो जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे ही हम लोग संगम साहित्य कहते हैं। और संगम का अर्थ क्या होता है? तो संगम का अर्थ परिषद और गोष्ठी होता है, अथवा गोष्ठी हम लोग कह सकते हैं। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? परिषद या फिर गोष्ठी। और संगम साहित्य का जो है संग्रह कब किया गया था? तो यह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में तमिल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तमिलों के द्वारा 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच में संगम साहित्य का संग्रह किया गया था। इसमें कुछ इंपोर्टेंट ग्रंथ थे, जैसे कि कुराल। तो कुराल ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था अर्थात रचना किया गया था? तो तिरुवल्लुवर के द्वारा कुराल ग्रंथ रचना किया गया था। और दूसरा ग्रंथ था शिल्पादिकरम। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड में पढ़ा था। शिल्पादिकरम का अर्थ होता है पायलों की गीत। तो शिल्पादिकरम के रचनाकार कौन थे? तो इलांगो द्वारा यह कृत किया गया था शिल्पादिकरम। किसके द्वारा? इलांगो के द्वारा। इलांगो के द्वारा कृत था शिल्पादिकरम। और तिरुवल्लुवर के द्वारा कृत क्या था? कुराल। हम लोगों ने मुचंगम के बारे में पढ़ा था। तो मुचंगम क्या है? तो देखिए, प्राचीन दक्षिण भारत में जो है महासंगम हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। तो प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुचंगम कहा जाता है। प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? मुचंगम कहा जाता है। और तीनों संगम का आपसे नाम पूछा जाए तो पहला संगम था प्रमुख संगम, दूसरा संगम था मध्य संगम और तीसरा संगम था अंतिम संगम। प्रमुख संगम, मध्य संगम और अंतिम संगम। अगर इतिहासकार को माने तो ये तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते थे। जो तीसरे और अंतिम संगम काल थे उसे ही ये लोग संगम काल मानते थे। और पहले और दूसरे को जो है पौराणिक मानते थे। पहले संगम और दूसरे संगम जो आयोजित की गई थी उसे इतिहासकार पौराणिक मानते थे, अर्थात तीसरे संगम को ही ये लोग संगम काल मानते थे। तो 3 संगम जो किया गया था, कहाँ कहाँ पे किया गया था? मैंने कल इस टेबल को अच्छे से पढ़ाया था। पहला संगम मदुरा में, तीसरा संगम भी मदुरा में। अगर दूसरा संगम की बात की जाए तो कपाटपुरम में। अगर अध्यक्षता की बात करें तो पहला और दूसरा संगम की अध्यक्षता जो है अगस्त ऋषि ने की थी। और तीसरा संगम की अध्यक्षता किसने किया था? तो नक्कीरर ने किया था। तीसरा संगम काल की अध्यक्षता किसने किया था? तो नक्कीरर ने। हम लोगों ने दूसरे संगम काल में एक पुस्तक के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम है तोलकापियम। तोल्कापियम जो संकलित किया गया था दूसरे संगम काल में किया गया था। और तोल्कापियम क्या है? तो ये तमिलों का व्याकरण है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तोल्कापियम किसके द्वारा रचित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तोल्कापियर। तोल्कापियम किसके द्वारा रचित है? तो तोल्कापियर के द्वारा ये रचित है। अगर तमिल संस्करण की बात की जाए तो राम कथा के अनेक तमिल संस्करण थे, लेकिन अगर सबसे फेमस या फिर प्रसिद्ध कंबन कौन सा था? तो इरामावतारम था। कल हम लोगों ने नोट पॉइंट में इसे पढ़ा था। इरामावतारम जो है सबसे प्रसिद्ध कंबन था। ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि संगम साहित्य के काव्य को कितने भागों में अर्थात कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो 2 श्रेणी में। पहला अकम था और दूसरा पूरम था। अकम किस विषय से जुड़ा था? तो प्रेम प्रसंग से। और पूरम किस विषय से जुड़ा था? तो यह युद्ध से जुड़ा था। किससे? युद्ध से। अकम प्रेम प्रसंग और पूरम युद्ध से जुड़ा हुआ था। और संगम साहित्य से ही हमें जो है तमिल प्रदेश के 3 राज्यों के बारे में पता चला था। तो वो कौन कौन से राज्य थे इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना था। तो चोल थे, चेर थे और पांड्य थे। इसे मैं मैप में भी लोकेट करके आप लोगों को कल के वीडियो में समझाया था। कौन कौन से राज्य थे? चोल, चेर और पांड्य।
चोल में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने जाना था कि चोल का सबसे प्रतापी राजा कौन था। करिकाल था। करिकाल किसका मतानुयायी था? तो यह ब्राह्मण का मतानुयायी था। चोल का सबसे प्रतापी राजा कौन था? करिकाल। किस मतानुयायी को ये फॉलो करता था? तो ब्राह्मण मतानुयायी को ये फॉलो करता था। और करिकाल ही ऐसे शासक थे जिसने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। और उन्होंने राजधानी जो है उरेयूर से कावेरी पट्टनम ले गए थे। राजधानी कहाँ से कहाँ ले गए थे करिकाल? उरेयूर से कावेरी पट्टनम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए इस काल में जो है बहुत सारी चीज ऐसी है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर इसमें आपसे ऐसे पूछा जाता है कि अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो सेन गुट्टुवन ने की थी। और यह किस राज्य से था? तो चेर राज्य से था। सेन गुट्टुवन जो है चेर राज्य से था और इन्होंने अधिराज की उपाधि धारण की थी। और कल हम लोगों ने इसमें कुछ इंपोर्टेंट नाम को जाना था, जैसे कि मंडल हो गया, पेरुनल हो गया। तो मंडल क्या था? संगम युग में जो है राज्य को मंडल कहा जाता था। पेरुनल क्या था? तो राजा का जन्मदिन जो होता था उसे पेरुनल कहा जाता था। और संगम युग के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो अमाईचान। हम लोगों ने कल लास्ट में पढ़ा था। अमाईचान जो है संगम युग के मंत्रियों को कहा जाता था। और इसके हर एक राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। और नालवे जो है राजा के साथ न्याय का कार्य करते थे। नालवे का काम क्या था? राजा के साथ न्याय का काम करना। और राजा की जो कोर्ट होते थे अर्थात न्यायालय जो होते थे उसे मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। यहाँ से एक कर भी वसूला जाता था जिसका नाम था चुंगी। ठीक है, और जो ये कर नहीं देता था उसे दंड दी जाती थी अर्थात मृत्यु दी जाती थी। अब आगे हम लोग संगम काल के बारे में आज स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग आज संगम काल को कंप्लीटली द एंड कर देंगे। देखिए पहला पॉइंट्स है, सेना के सेनापति को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। तो एनआरडी की उपाधि किसे दी जाती थी दक्षिण भारत काल में? तो सेना के सेनापति को। संगम काल में जो है सेना के सेनापति को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। किसकी उपाधि? एनआरडी की उपाधि। सेना के अग्र टुकड़ी को तुसी कहा जाता था और पीछे वाले टुकड़ी को कुले कहा जाता था। जो आगे होते थे उसे तुसी और जो पीछे होते थे उसे कुले कहा जाता था। और जो है सेना में वेल्लाल भर्ती किए जाते थे। वेल्लाल किसे कहा जाता है? तो धनी कृषक को कहा जाता है। सेना के सेनापति को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी और सेना के आगे वाले टुकड़े को तुसी और पीछे वाले टुकड़े को कुले कहा जाता था। और सेना में वेल्लाल जिसे कि धनी कृषक कहते हैं इसकी भर्ती की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सेना चतुरंगिनी होती थी। चतुरंगिनी का अर्थात चार। सेना चतुरंगिनी होती थी जिसमें कि अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही सम्मिलित थे। अश्व का मतलब आप लोगों को पता होगा कि घोड़ा, गज का मतलब हाथी, और ये रथ और पैदल सिपाही, ये चार जो है इसमें सम्मिलित थे, इसलिए इसे चतुरंगिनी कहा जाता था। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था और युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सैनिकों का यहाँ पर बहुत ही सम्मान किया जाता था संगम काल में। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट्स है, युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियों को नड्डुकल या वीरक्कल कहते थे। तो संगम काल में नड्डुकल का अर्थ क्या है? तो सेना जो कि वीरगति को प्राप्त हो जाते थे उसके सम्मान में पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी, उसे ही नड्डुकल या वीरक्कल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वट किरुतल कहा गया है। तो संगम काल में वट किरुतल का अर्थ क्या है? तो युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वट किरुतल कहा गया है। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं, युद्ध में जो पराजित राजा थे वो आमरण अनशन करके अनुष्ठानिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, उसे ही वट किरुतल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि आवास के चारों ओर महिलाओं को तैनात किया जाता था राजा की रक्षा के लिए। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य किया जाता था।
अर्थात स्त्रियों को बंदी बनाकर मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संगम काल में समय जानने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था? तो जल घड़ी का उपयोग किया जाता था। तो ये जल घड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका उपयोग किया जाता था समय जानने के लिए। तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था। तमिल प्रदेश की जब बात की जाए तो ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो संगम काल में हुआ था, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। और उस समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग किसे माना जाता है? ब्राह्मणों को माना जाता है। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि प्रतिष्ठित वर्ग था, इसलिए इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। तो सूरा वो लोग का उस टाइम में ड्रिंक था जो कि वो लोग पीते थे। और उस टाइम में जो है संगम कालीन ब्राह्मण जो थे वो मांस का भक्षण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलार वर्ग का स्थान था। अगर ब्राह्मण सबसे पहले इसे माना जाता था तो इसके बाद किसका स्थान था? तो वेलार वर्ग का स्थान था। इसके बाद पहला जो है सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को माना जाता था और दूसरा जो है वेलार वर्ग को माना जाता था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। वेलार की बात की जा रही है, इसे दूसरा स्थान दिया जाता था ब्राह्मणों के पश्चात। तो वेला वर्ग का जो है प्रमुख पेशा क्या था? तो कृषि कर्म था। वेलार के प्रमुख को वेलिर कहा जाता था। देखिए बहुत ही इजी है याद करना, वेलार वर्ग के प्रमुख को वेलिर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर कहते थे। तो संगम काल में कडेसियर किसे कहा जाता था? तो खेतों में जो काम करते थे वेलार वर्ग के मजदूर, उसे ही कडेसियर कहा जाता था। कडेसियर खेतों में काम करने वाले वेलार वर्ग के मजदूर की बात की जा रही है। यहाँ पे कुछ संगम कालीन अन्य वर्ग दिए गए हैं। हम लोगों ने ब्राह्मण के बारे में पढ़ा, वेलार के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे कुछ एडिशनल वर्ग दिए गए हैं पिंक बॉक्स में, इसे हम लोग जानते हैं। पुलयन किसे कहा जाता था? दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पश्चुर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं, पुलयन उसे कहा जाता था जो कि चारपाई और चटाई बनाने का काम करते थे। वेलार उसे कहा जाता था जो कि मुख्यतः कृषि पे डिपेंड थे। एनियर किसे कहा जाता है? तो एनियर जो है शिकारियों की एक जाति थी। मलवर किसे कहा जाता है? लूटपाट करने वाली जाति को। हम लोगों ने ब्राह्मण के बारे में जाना, वेलार वर्ग के बारे में जाना। पुलयन क्या था? तो पुलयन क्या था? तो जो चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे उसे पुलयन कहा गया। और एनियर जो है शिकारियों की एक जाति थी। मलबर जो है लूटपाट करने वाली जाति थी। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। विनेगर नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा गया है? वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, अर्थात यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। ठीक है। तोलकापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तो तोल्कापियम जो कि तमिल रचना है, यहाँ से ये प्राप्त होता है, अर्थात ये ज्ञात होता है कि संगम काल में जो है विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दी गई थी। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार, जैसे कि ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गांधर्व, राक्षस एवं पैशाच का उल्लेख मिलता है। किसकी बात की जा रही है? तो तोल्कापियम नामक तमिल ग्रंथ की बात की जा रही है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतीने कहा गया है। प्रणय विवाह की इसमें मान्यता दी गई है। प्रणय विवाह को क्या कहा गया है? तो पंचतीने कहा गया है। प्रणय विवाह को क्या कहा गया है? पंचतीने कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिने व अनुचित प्रणय को पैरुंदिने कहा गया है। तो बेसिकली आप लोगों को ये याद रखना है, इसमें जो है प्रणय विवाह की मान्यता थी। और पंचतीने किसे कहा गया है? तो प्रणय विवाह को ही पंचतीने कहा गया है। अगर इसकी एक पक्षीय प्रणय की बात करें तो उसे कैकिने कहा गया है, और अनुचित प्रणय की बात करें तो पेरुंदिने कहा गया है।
एक पक्षीय प्रणय को कैंकिने और अनुचित प्रणय को पेरुंदिने कहा गया है। ये चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। तो ये बेसिकली बहुत ही इजी पॉइंट है। संगम काल के जो मुख्य खाद्यान्न किसे माना जाता है, चावल को माना जाता है। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। अगर अभी हम लोग देखें तो सांभर ऐसे नहीं तैयार किया जाता है। हम लोग बेसिकली अगर इसको समझे तो एक तरह से ये खीर हो गया। चावल मुख्य खाद्यान्न था और इसमें दूध मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। उस टाइम की बात की जा रही है। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल जो है घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। और संगम साहित्य में इन्हें पानर व विडेलियर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पानर या विडेलियर। तो नर्तक नर्तकियां व गायकों के दल जो है घूम घूम कर लोगों के मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इसे पानर व विडेलियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पानर और विडेलियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तमिल साहित्य में मच्छलियर तथा ओवैयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। कवित्रियों की चर्चा की गई है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि इस काल की स्त्रियां जो थी वो भी शिक्षित थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। अभी भी कोई कोई गांव में ऐसा कहा जाता है जहाँ पे कौवा बहुत टरटराता है, काव काव करता है, तो ऐसा लोग मानते हैं कि कोई अतिथि आने वाले हैं। और संगम काल में ही इसे माना जाता था। कौवे नाविकों को सही दिशा की बोध भी कराते थे और इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था, क्योंकि वो डायरेक्शन दिखाते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। समाधि जहाँ पे होती थी लोगों की, वहां पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था और इसी चीज को वीरगल या फिर वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। देखिए, हम लोग इसमें ये जाने कि संगम काल में जो है वीर गति को प्राप्त सैनिक को बहुत ही सम्मान दिया जाता था। इसकी मूर्ति बनाई जाती थी पत्थर की और युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में यहाँ पर पूजा भी किए जाते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था, उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट है। पांड्य राज्य में कोकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। पांड्य राज्य में अगर प्रमुख बंदरगाह अर्थात डॉकयार्ड की बात की जाए तो कोकई और सालियूर थी। और चेर राज्य की जब बात की जाती है तो चेर राज्य की प्रमुख बंदरगाह बंदर नाम था, उसका क्या नाम था, बंदर नाम था। पांड्य राज्य का कोकई और सालियूर। कोकई मोती खजाने का प्रमुख पत्तन था अर्थात बंदरगाह था। मोती खजाने का प्रमुख बंदरगाह संगम काल में किसे कहा जाता है, तो कोकई को कहा जाता है। कोकई को प्रमुख बंदरगाह कहा जाता है मोती खजाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। अभी हम लोगों ने पांड्य और चेर वंश के बंदरगाह की बात की। अगर चोल वंश की बंदरगाह की बात की जाए तो अरिकमेडु जो कि चोल वंश का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। चोल वंश का सबसे प्रमुख बंदरगाह अरिकमेडु और यहाँ से रोम के साथ जो है व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। रोमन बस्ती का यहाँ से पता चला है, इसलिए ये कहा जाता है कि अरिकमेडु बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरीप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। पेरीप्लस में अरिकमेडु बंदरगाह को क्या कहा गया है, पेडोक कहा गया है। क्या कहा गया है, पेडोक। पेरीप्लस में अरिकमेडु बंदरगाह जो थी उसे पेडोक कहा गया है। और यहाँ मनके का निर्माण का कारखाना भी था उस समय में। नेक्स्ट हम लोग नोट पॉइंट को देखते हैं। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवा के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। तो बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार करने की विधि किसने खोजी थी, तो हिप्पोलस ने खोजी थी। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक थे हिप्पोलस, जिन्होंने मानसूनी हवा के सहारे
मॉनसूनी वाइंड के सहारे जो है इन्होंने जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि को खोजा था। इसका नाम क्या था? हिप्पोलस इसका नाम था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तमिल देश के प्राचीन देवता कौन थे, तो मुरुगन उसका नाम था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्य हो गया है और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तदात्मय स्थापित कर दिया गया। स्कंद कार्तिकेय के साथ जो है मुरुगन का तादात्म्य स्थापित कर दिया गया था। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। तो हिंदू धर्म में शिव और पार्वती का पुत्र किसे माना गया है? स्कंद और कार्तिकेय को। कार्तिक के बारे में तो हम लोग जानते हैं शिव जी के पुत्र थे। तो स्कंद और कार्तिकेय को जो है शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन शब्द का अर्थ क्या होता है? कुमार। और मुरुगन क्या है? तो तमिल देश का प्राचीन देवता को मुरुगन कहा जाता था। ठीक है, स्कंद का एक नाम क्या था? कुमार। और जो कि तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का अर्थ है। मुर्गन का प्रतीक जो है मुर्गा माना जाता था और उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय था। मुर्गन शब्द का अर्थ क्या है? अर्थात मुर्गन का प्रतीक क्या है? मुर्गा। और उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक पसंद था। नेक्स्ट पॉइंट है, उसका अस्त्र बर्छा था। किसकी बात की जा रही है? तो मुरुगन की बात की जा रही है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा है। इसे जो है पर्वत पर खेलना बहुत ही प्रिय था। इसका अस्त्र कौन सा था? बर्छा। मुरुगन का अस्त्र कौन सा था? बर्छा। कुड़वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियां में माना गया है। मुरुगन की अगर पत्नी की बात की जाए तो कुड़वस नामक एक पर्वतीय जनजाति स्त्री को, कुड़वस किसके पत्नी थे? तो मुरुगन के पत्नी माने जाते हैं। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। वर्णों का जो सामाजिक वर्गीकरण था ये किसे ज्ञात था? संगम कवियों को ज्ञात था। इसीलिए हम लोग बहुत सारे वर्ग के बारे में इसमें पढ़े हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है जिसे कि अनको कहा जाता था। तो अनको किसे कहा जाता था? तो संगम साहित्य में जो है पवित्र या फिर जादुई शक्ति में वो लोग विश्वास रखते थे, उसे ही अनको कहा गया है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, जैसे कि तमिल देश के प्राचीन देवता को क्या कहा गया? मुरुगन कहा गया है। और हिंदू धर्म में जो है स्कंद और कार्तिकेय को शिव और पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है जो कि मुरुगन शब्द का अर्थ होता है। और मुरुगन का प्रतीक क्या होता है? मुर्गा होता है। इसे जो है पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय था। और मुरुगन की जब हम अस्त्र की बात करें तो बर्छा जो है इसके अस्त्र थे। और इसकी पत्नी की जब बात की जाए तो कुड़वस नामक एक पर्वतीय जनजाति को इसकी पत्नी माना गया है। अनको किसे कहा जाता था? तो संगम साहित्य के लोग जो है पवित्र या फिर जादुई शक्ति में विश्वास जताते थे, उसे ही अनको कहा गया है। तो यहाँ पर आज संगम वंश का द एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज के सेशन को लाएंगे ताकि आपके बचे हुए भी जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।